नया पावर सिस्टम, नए कैरेक्टर्स एंड गॉड वैली जैसे कमाल के इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हुए हमारी एग हेड आर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है। जहां अगर हम बात करें स्टोरी वाइज तो इस आर्क के दौरान हमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो हम ये देखने के बाद ये कह सकते हैं कि ओडा सेंसे ने फाइनल सागा को बिल्ड करना शुरू कर दिया है, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। लेकिन जरा सोच के देखो कि इस टाइम पे हमारे एग हेड आइलैंड के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन सा है? क्या वो लूफी है? तो मैं बता दूं दोस्तों, लूफी नहीं है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मौजूद है हमारे एग हेड आइलैंड के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है और उनकी रैंकिंग क्या होगी एग हेड आइलैंड पे जो प्रेजेंट है, और हम कुछ उनसे रिलेटेड काफी कमाल की चीजें भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 9 पर हमें देखने को मिलता है का, जिसके पास ज़्वान टाइप की डेविल फ्रूट पावर्स हैं, जिसे ये ऑलरेडी अवेकन कर चुका है, और इसके साथ साथ ये CP0 का भी मेंबर है, जिसकी वजह से ये राकुशी की टेक्निक को यूज कर सकता है। और इस बंदे की भी हाकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे हमने अभी बैटल करते हुए देखा था रिसेंटली हमारे जोरो के साथ, मींस राउंड 2। अब इस बंदे की अवेकन पावर के चलते जो नई एबिलिटीज हैं एंड जो नई पावर्स हैं, उसकी वजह से ये काफी सारे अपोनेंट को एक साथ फेस कर सकता है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट है अभी एग हेड के ऊपर। एंड इसके बाद नंबर 8 पे हमें देखने को मिलता है जिम्बे, जहां आफ्टर वानो आर्क हमारे लूफी के टॉप 3 में हमारा जिम्बे भी आता है, मतलब जोरो एंड सांजी के साथ में, जहां पे इसकी बाउंटी सांजी से थोड़ी सी ज्यादा है और इसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, जिसे ये काफी बार यूज करते हुए भी दिखाई गया है, जिसे आप कह सकते हो कि हाँ, ये शिप पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा है, क्योंकि ये किसी भी बैटल के अंदर बिना सोचे समझे नहीं उतरता है। लेकिन इसका इतना नीचे होने की सिर्फ एक वजह है कि हमने अभी एग हेड आर्क के दौरान में इसे किसी से भी बैटल करते हुए नहीं देखा है। लेकिन हाँ, जिस तरीके की हालत हमने देखी है चैप्टर 1095 के अंदर स्ट्रॉ हेड की, तो इस बंदे को भी जल्दी बैटल के अंदर उतरना पड़ेगा, वरना क्रू की हालत बहुत खराब होने वाली है। तो देखो, नंबर 7 पे जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है वो है रॉब लूची, जो CP0 का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर है। एंड इसके अलावा इसके पास ज़्वान टाइप की डेविल फ्रूट पावर है, जिसे ये ऑलरेडी अवेकन कर चुका है, जिसके चलते ये एक चीता के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने देखा है कि ये अपनी बेस फॉर्म में ही बहुत स्ट्रॉन्ग था और अवेकन फॉर्म में तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इट जस्ट कि जब ये हमारे लूफी से फाइट करता है तो लूफी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अपने गियर 5 में, जिसके चलते वो इसे कुत्ते की तरह मारता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये इतना पिटने के बाद भी बंदे ने हार नहीं मानी होती है, और ये बंदा कंटिन्यूसली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस सारी चीजों को पास डाउन कर देता है हमारे किजारू एंड सैटन तक, जिसकी वजह से वो वहां पे एंटर कर जाते हैं। तो हाँ, बंदा बहुत ही ज्यादा समझदार कैरेक्टर है। एंड इसकी अवेकन फॉर्म हमें दोबारा देखने को मिलती है जब ये जोरो से फाइट करता है, जिसका कंक्लूजन 1 से 2 चैप्टर के बाद हमें जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जोरो भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। एंड इसके बाद नंबर 6 पे हमें देखने को मिलते हैं सेराफिन्स। ये वेगापंक के एक अल्टीमेट क्रिएशन का पार्ट है, जिसके अंदर उसने हमारे कुछ वॉरलॉर्ड्स एंड कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के क्लोन बनाए होते हैं, जिसके अंदर वो ग्रीन ब्लड को यूज करता है, जो एक आर्टिफिशियल ब्लड है, जिसके चलते इन सभी सेराफिन्स को डेविल फ्रूट पावर भी मिल जाती है। और इसके साथ साथ उसने लुनारियन लिनेज फैक्टर को भी यूज किया होता है, जिसकी वजह से लुनारियन की जितनी भी एबिलिटी है इन सभी सेराफिन्स को मिल जाती है। और मैं बता दूं, ये वही रेस है जिससे हमारा किंग बिलोंग करता था, जिसे हमने देखा ही है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेराफिन्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इनसे जब हमारे स्ट्रॉ हेड बैटल करते हैं तो उनको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस बैटल में अगर वो थोड़ी सी भी ढील देते तो वो डेफिनेटली इन्हें तो नहीं हरा पाते। लेकिन इन सभी सेराफिन्स में से 2 तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक है बोआ हैंकॉक का एंड दूसरा मी हॉक का, जिसको तो जोरो भी नहीं टक्कर दे पा रहा था। वो अलग बात है कि वो उतना सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद नंबर 5 पे हमें देखने को मिलता है फ्यूचर पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड मैन, यानी कि सांजी, जो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये हम सभी सीरीज के अंदर काफी बार देख चुके हैं, क्योंकि इस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ काफी बार प्रूव करके दिखाई है, जहां पे करंट में इसकी जो बाउंटी है वो 1 बिलियन से ज्यादा की है। लेकिन हाँ, हमारे एग हेड आर्क के दौरान इस बंदे को शाइन करने का मौका अभी तक तो नहीं मिला है, क्योंकि देखो, जोरो फाइट कर रहा है हमारे रॉब लूची से, हमारा लूफी फाइट कर रहा होता है किजारू से, लेकिन सांजी का अपोनेंट डिसाइडेड नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी जब हमारी बोनी के ऊपर खतरा आता है तो उसको बचाने के लिए हमारा सांजी सैटर्न से फाइट करने के लिए उतर जाता है, जहां हमें लगा था कि अब एक्शन देखने को मिलेगा, वहीं हमारा सांजी सिर्फ एक ग्लेयर के अंदर ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जो मानना बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि एज कम्पेयर टू ड्यूरेबिलिटी अगर हम पूरे क्रू के अंदर देखें तो सांजी की सबसे ज्यादा थी, और ये इतनी आसानी से इतना बैडली
इंजर्ड हो जाता है, जो थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंटेड था ही, लेकिन हाँ हम ये सोच सकते हैं कि हमारा इस वक्त सैटर्न बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो हाँ, कुछ चैप्टर के बाद हमारा सांजी फिर से फाइट करता हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हार चुका है। एंड इसके बाद नंबर 4 पे जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो फ्यूचर पायरेट किंग का राइट हैंड मैन भी है, जी हाँ, रोरोनोआ जोरो, जो कितना ज्यादा स्ट्रांग है ये चीज हमें सीरीज के स्टार्ट से ही पता थी। लेकिन हाँ, वानो आंख के बाद इसके जो 2 बहुत बड़े पावर अप्स थे, उसके बाद ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर की लिस्ट में काफी ऊपर आ जाता है, जिसमें से एक तो था एनमा, जिसको ये अब अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। दूसरा इसकी कॉन्कर हाकी, जिसकी सिर्फ झलक देखने को मिली है, लेकिन जब ये इसे यूज करेगा तो अच्छे अच्छे को हरा देगा। जहां हमने देखा है कि एग हेड आर्क के दौरान में इसने सबसे पहले फाइट करी थी काकू से, जिसको इसने बड़े आसानी से निपटा दिया था, और अब ये फाइट कर रहा है रॉब लूची से। वैसे ये फाइट बहुत ही जल्दी कंक्लूड होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो जोरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है रॉब लूची के लिए, तो रॉब लूची इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो रोरोनोआ जोरो के आगे खड़ा हो पाएगा। दूसरा, ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म करनी पड़ेगी जोरो को, ताकि वो मेन फाइट के अंदर उतर सके, मतलब वो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। एंड इसके बाद नंबर 3 पे देखने को मिलता है हमारा फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी लूफी। देखो, हमारे लूफी के पास मिथिकल ज़्वान टाइप का एक डेविल फ्रूट है, जिसे वो ऑलरेडी अवेकन कर चुका है, और कमाल की बात कि वो तीनों तरह की हाकी को काफी अच्छे से यूज कर सकता है, वो भी उनके एडवांस वर्जन के साथ में, जो उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना देती है। ऑब्वियसली वो एक योंको है। दूसरा, हमने जब उसे रॉब लूची के साथ फाइट करते हुए देखा था, जो ऑलरेडी अपनी अवेकन फॉर्म में था और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लूफी ने उसे बड़े आसानी से हरा दिया होता है। एंड हमने देखा है कि किज़ारू वेगापंक के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे लूफी ने किज़ारू को उसके ऊपर एक भी अटैक करने नहीं दिया था। लेकिन आप फिर भी ये सोच रहे होंगे कि लूफी रैंक 3 पे क्यों है? ये शायद और ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि लूफी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो देखो दोस्तों, एक तो लूफी स्ट्रांग हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि वो ब्लैक बियर्ड 5 एल्डर्स या फिर किसी एडमिरल को हरा सके। वो उन लोगों को भले ही टक्कर अच्छी खासी दे सकता है, लेकिन अभी हराने जितना स्ट्रांग नहीं हुआ है, क्योंकि इन लोगों को हराने के लिए लूफी को और भी पावर अप्स एंड उसको और भी बैटल एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो भी अपनी गियर 5 के अंदर, ताकि वो उसको और अच्छे से समझ के उसे और अच्छे से यूज कर सके। और दूसरा, अभी हमने जो किज़ारू के साथ बैटल देखी थी, उस फाइट के अंदर ही हमने देख लिया कि दोनों नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन लूफी की जो हालत है वो इतनी खराब है कि वो अभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा जल्दी से। लेकिन किज़ारू दूसरी तरफ सिर्फ थक गया है, लेकिन वो हिल सकता है, वो बोल सकता है, और वो उससे ज्यादा जल्दी खड़ा हो जाएगा, और उसके ऊपर इतना ज्यादा डैमेज भी नहीं देखने को मिला है। तो ये बैटल डैमेज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा किज़ारू जीत गया है। बाकी हाँ, ऑब्वियसली लूफी को खड़ा होना ही पड़ेगा, वरना हमें फिर से एक बार सबोडी आर्क 2.0 देखने को मिलेगा। तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि नंबर 2 के ऊपर हमें कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है। जी हाँ, एडमिरल किज़ारू, जिसके पास लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की पावर है। जहां ये लूफी के साथ बैटल करते हुए आपने जरूर नोटिस किया होगा कि इसने अपनी पूरी पावर एक तो यूज नहीं करी है, दूसरा ये लूफी को सीरियसली नहीं लेता है। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो वेगापंक को निपटा के अपना मिशन पूरा करना होता है। तो ये पूरी फाइट के दौरान पे बार बार कोशिश करता है कि ये वेगापंक के पीछे जाए। तो जरा सोच के देखो, अगर ये लूफी को सीरियसली लेता तो ये फाइट लूफी के लिए और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती। और अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब वो ध्यान भी नहीं दे रहा था तो किज़ारू ने उसे ऑलरेडी डिफीट कर दिया है, क्योंकि डैमेज हमें लूफी के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिला है। और वैसे भी ये बंदा एडमिरल है, इतना आसान नहीं है इसको हराना, और अगर लूफी इसे इतनी आसानी से हरा देता तो फिर मजा भी नहीं आता। तो हाँ, इस बंदे को देखने के बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि फाइनल वॉर कितनी ज्यादा इंटेंस और कितनी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, जिसके बाद हमें मरीन फोर्ड आर्क भी एक फिलर आर्क ही लगने वाली है, जो खुद ओडा सेंसे ने कहा है। लेकिन देखो, लूफी को नंबर 3 पे रखने का रीजन ये भी है कि उसने अभी तक अपनी कॉन्कर हाकी की ना कोटिंग करी है, ना ही उसे यूज किया है। देखो, उसने रॉब लूची के अगेंस्ट में यूज नहीं किया है, वो समझ में आता है कि उसके अगेंस्ट में जरूरत नहीं थी, वो उसे ऐसे ही डिफीट कर सकता था। लेकिन हमारे किज़ारू के अगेंस्ट में ना यूज करके एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, जो हमने देखा है कि रिसेंट चैप्टर में वो नॉकआउट हो चुका है। लेकिन हाँ, इन सभी की पावर एक तरफ और हमें जो नंबर 1 के ऊपर कैरेक्टर देखने को मिलता है, इस बंदे की पावर एक तरफ, मतलब इन लोगों के बीच में हमें ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सैटर्न के बारे में। 5 गोरोसाई में से सैटर्न नंबर 5 के ऊपर देखने को मिलता है, जिसका आइडिया हमें उसके मैजिक सर्कल जिससे वो अपीयर होता है उसके पैटर्न को देख के आइडिया लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर स्टार शेप के अंदर 5 लिखा होता है। तो जरा सोच के देखो, हमारा सैटर्न अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो बाकी के जो 4 गोरोसाई हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जहां हमने देखा कि रिसेंटली सैटर्न ने अपने डेविल फ्रूट को रिवील करते हुए उसको अवेकन भी कर लिया है, जो
बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसकी जो थोड़ी बहुत पावर्स देखने को मिली है और जो लुक देखने को मिला है, दोनों ही डिमोनिक पावर शो करता है। जहां हमारा सैटर्न कितना ज्यादा स्ट्रांग है उस बात का आइडिया सिर्फ इसी बात से लग जाता है कि जब उसके ऊपर सांजी अटैक करने की कोशिश करता है तो वो उसको सिर्फ एक ग्लेयर से ही निपटा देता है। क्योंकि देखो सांजी इतना वीक नहीं है कि सिर्फ एक ग्लेयर से हार जाए, एंड अभी वो बोनी को खत्म करने वाला है और कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कोई बंदा इसकी एबिलिटीज के चलते वो फ्रीज हो चुका है और अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो इसकी डेविल फ्रूट पावर्स है ये किसी योकाई के ऊपर बेस्ड है, जो एक काइंड का मिथिकल क्रीचर है, हमारे स्पाइडर बुल की तरह देखने को मिलता है, जो हमारे चाइनीज माइथोलॉजी के अंदर देखने को मिला है। एंड हाँ, अभी जो हमने चैप्टर 1095 देखा था उसके बाद ये चीज बहुत हद तक कंफर्म हो जाती है कि हमारे जितने भी गौरसाए हैं वो सारे इमोर्टल कैरेक्टर्स हैं। क्योंकि अभी जो हमने गॉड वैली का इंसिडेंट रिसेंट के चैप्टर में देखा था उसके अंदर जो सैटर्न की लुक देखने को मिली थी और जो अभी देखने को मिलती है उसमें जरा सा भी चेंज नहीं है। मतलब इतने सालों में उसकी लुक बिल्कुल भी नहीं बदली है, जो कंफर्म कर देता है कि शायद ये सारे गोरोसाए हमारे इमोर्टल कैरेक्टर्स हैं और ये वॉइड सेंचुरी से अभी तक चलते आ रहे हैं। तो हाँ, अब जो आगे हमें देखने को मिलने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी हमारे ओडा सेंसे ने हमारे लिए क्या रखा है, जो बहुत ही मजा आएगा देखने में। लेकिन ये जो रैंकिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है आपके पर्सपेक्टिव से, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी ऐसे ही मोर एनिमे रिलेटेड एंड मांगा रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।